Yes, very good morning, my dear class. Yes, students, you are welcome in the online tutorial of Park Public School. Students, today we are going to start the new chapter, that is the atmospheric refraction. This is the continued chapter after the light. तो लाइट चैप्टर के बाद हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. ह्यूमन आई जो टॉपिक है, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आईज जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है सिलेबस में से. और जो नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर द ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई, दैट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड प्रिज्म. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट टुडेस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. In the atmospheric refraction, there are the two types of the question. One is the twinkling of star. So what is the reason of the twinkling of star? The answer is atmospheric refraction. Stars seem higher than they actually are. जो stars है हमें थोड़े से नजर जो आते हैं हायर नजर आते हैं, एक्चुअली जो उनकी एक्चुअल पोजीशन होती है उनसे उनकी पोजीशन ऊपर नजर आती है, थोड़ी हायर हाइट पे नजर आते हैं. एडवांस सनसेट और डिले सनसेट, ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें कवर अप करने हैं. तो आज की क्लास में ये क्वेश्चंस कवर अप होंगे और जो इसके नोट्स हैं बेटा वो नोट्स तुम्हें लिंक में प्रोवाइड किए गए हैं. ठीक है, वो नोट्स तुम्हें कंसीडर करने हैं, वहां से तुम्हें लर्न करना है. मैं सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा. जो कंटेंट है, कंटेंट जो है वो तुम्हें नोट्स में से क्वेश्चन आंसर्स अपने नोट्स बनाने हैं और उनको लर्न करना है. बिकॉज These are the very important question और I hope कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें पेपर में जरूर मिलेगा. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. ये दोनों क्वेश्चन सेम होते हैं. इनके सेम होने का मतलब है कि इन दोनों का रीजन और इन दोनों का कंटेंट सेम रहता है. ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कंटेंट वाइज, लेकिन दे वुड बी सेम. ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सबसे पहली बात आती है कि एटमॉस्फेयर जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ पे ड्यू टू द ग्रेविटी होता है. ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ देयर इज द एटमॉस्फेयर. ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशन नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा. तो ये मैं अर्थ ड्रॉ कर देता हूं. दिस इज द अर्थ. यस बेटा देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया. इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा. जस्ट समझ लीजिए इसको क्या है. ये मैंने अर्थ ड्रॉ किया. ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है. हम सबको पता है कि बेसिकली एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स होती हैं. स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रेटोस्फेयर है, सबको पता है ऑलरेडी. तो यहाँ पर मैंने 4 लेयर्स ड्रॉ कर दी, 1 2 3 4. अब तुम्हें ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसके अंदर समझना क्या है कि इन 4 लेयर्स की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी डिफरेंट होती है. ठीक है, जो अर्थ के टच में होती है फर्स्ट लेयर जिसे तुम कह सकते हो, ये अर्थ के जो टच में है लेयर, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि अर्थ के टच में है तो वहां पर स्मोक पार्टिकल्स बहुत हैं, फैक्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, हम हैं, सब हैं, लिविंग एरिया है. तो दैट व्हाई इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है. उसके साथ साथ एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है. चेंज इन द सेंस हर नैनो सेकंड में, नॉट ओनली इन अ सेकंड, हर नैनो सेकंड के अंदर इस पार्ट की, इस लेयर की डेंसिटी चेंज होती रहती है. कीप चेंजिंग देमसेल्फ. व्हाई? क्यों चेंज कर दिया वो खुद को? क्योंकि बेटा यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, फिर कोई 5 मिनट के लिए नहीं आया, फिर 5 मिनट में ज्यादा आ गए. तो दैट मींस हम वहां पर सर्टेन वैल्यू नहीं बता सकते कि हाँ इसकी ये फिक्स वैल्यू है. इसकी डेंसिटी हाँ ये बता सकते हैं कि इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, बट फिक्स नहीं है रख सकती. ठीक है, फिर जैसे जैसे अर्थ से दूर होंगे हम वैसे वैसे डेंसिटी कम हो जाएगी. ठीक है, इस लेयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इस लेयर की डेंसिटी इस लेयर से कम हो जाएगी, इसकी और कम हो जाएगी, इसकी मिनिमम हो जाएगी. चलिए, उसके बाद आता है वैक्यूम. एटमॉस्फेयर हो गया खत्म, फिर आ गया वैक्यूम. वैक्यूम में यहां पर ये स्टार है, दिस इज द स्टार. ये स्टार है वैक्यूम में. स्टार से लाइट ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया. ये लाइट है, जैसे ही ये ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी और जैसे ही ये वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद जब एटमॉस्फेयर स्टार्ट होगा उसके ऊपर इंसिडेंट होगी. अब जैसे ही ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर इंसिडेंट करेगी तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो वैक्यूम से ज्यादा होती है. तो वैक्यूम में उसकी स्पीड बहुत फास्ट थी. स्पीड फास्ट होने का मतलब है कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम तो वैक्यूम में ही होती है ना, 3 × 10⁸. तो हम कहते हैं एटमॉस्फेयर में भी इतनी होती है. नहीं, एग्जैक्टली अगर तुम चेक करोगे तो एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है.
बट हम मानकर चलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, एयर में सेम होती है। बट हम एटमॉस्फेयर की बात करें, इट इज आल्सो एयर भी बोल सकते हैं, एयर इज आल्सो एटमॉस्फेयर। बट अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो बेटा एयर के अंदर वैल्यू में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता है, रिड्यूस होती है वैल्यू वैक्यूम से। तो अगर रिड्यूस हो जाती है वैल्यू तो हमें पता है कि अगर इसकी मैं वेलोसिटी चेंज ना करूं, मतलब जिस स्पीड से वो आ रही है उसी स्पीड से उसे जाने दूं, तो वो कभी भी लाइट अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी, स्ट्रेट पाथ पे चलेगी। ये देखो, ये डॉटेड डॉटेड लाइंस को थोड़ा ध्यान से देखना कि ये स्टार की ये लाइट आ रही थी वैक्यूम में, ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये लाइट को ऐसे स्ट्रेट जाना था बट नहीं गई, इसलिए डॉटेड बनाया। स्ट्रेट जाना था, गई नहीं, तो क्या होगा, हम कहेंगे कि अगर हम हाई रेयर से डेंसर में एंटर करेंगे, ये रेयर मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है, अगर मैं रेयर से डेंसर में एंटर करूंगा तो मेरी लाइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वही हुआ, यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा सा लाइट को बेंड कर दिया किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। डायग्राम को बहुत नीटली बनाना, और ऐसे ही तुम्हें डायग्राम पेपर में बनाना है जब भी क्वेश्चन आएगा विद इट्स कंटेंट, और इसका कंटेंट लिखना है, ठीक है। चलिए, अब वो एक बारी बेंड हो चुकी है, इस जब लेयर में वो एंटर करी तो बेंड हो गई। जब वो एज वेल एज जैसे ही वो इस लेयर में एंटर करेगी तो क्या होगा, हम कहेंगे जो नेक्स्ट लेयर में वो एंटर करने वाली है, as soon as it will enter in the next layer its density is more than previous one। तो इसकी डेंसिटी तो और ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ की तरफ आओगे डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो ये वैक्यूम है, ये एटमॉस्फेयर है, ये वाला जो ऑर्डर है ये एरो लगा रखा है, और यहाँ पर मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारी डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर की है वो बढ़ रही है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, नीचे आ रहे हो अर्थ की तरफ, टुवर्ड्स द अर्थ। ओके, तो ठीक है, जैसे ही तुम और डेंसर वाली लेयर में एंटर करोगे तो लाइट दोबारा से क्या होगी, बेंड हो जाएगी किसकी तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि जो प्रीवियस डेंसर पार्ट था अब वो रेयर बन जाएगा, और ये वाला ज्यादा जो डेंसर है इसको डेंसर मान लोगे, तो ये रेयर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा। अगेन लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर से देख सकते हो मैंने नॉर्मल की तरफ बेंड किया। फिर वो थर्ड लेयर में आएगी तो और ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी, तो प्रीवियस वाले को रेयर मान लेंगे और नेक्स्ट वाले को और ज्यादा डेंसर मान लेंगे, फिर से लाइट बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। फिर अब ये फोर्थ लेयर की लास्ट लेयर, सबसे ज्यादा बेंडिंग यहां पर तुम दिखा सकते हो। फिर ये अगेन नॉर्मल तो बेटा हर बार बनेगा जहां पर वो लेयर पे इंसिडेंट करेगी लाइट। जब लाइट एक लेयर से दूसरे लेयर में एंटर करने वाली होगी तो उस बॉर्डर लाइन पर तुम्हें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब जब स्पीड चेंज होनी होती है लाइट की तो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और अगर स्पीड ज्यादा होनी होती है लाइट की प्रीवियस से तो हम अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर देंगे, और अगर कम होनी है स्पीड लाइट की तो हम बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल कर देंगे। ये बेस ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में बना लिया। ओके, तो बात करते हैं कि लास्ट लेयर में आ गई है लाइट, नॉर्मल ड्रॉ किया, बेंड कर दिया टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पर जो भी पर्सन खड़ा हुआ है स्टैंडिंग, तो उसको ये वाली लाइट रिसीव हो जाएगी, उसकी आईज में ये वाली लाइट आ जाएगी। तो ये लाइट देखना कितने अपने पाथ से मुड़ चुकी है, कितना अपने पाथ से भटक चुकी है। तो इसको तो ऐसे सीधा चले जाना था, लेकिन ये तो भटक कर यहाँ पर आ गई है, इतना ज्यादा कर्व ले चुकी है ये। अब इसकी ये बेंडिंग जो हुई है लाइट की, जो लाइट के अंदर बेंड आया है, वो बेंड का रीजन क्या है, तो आंसर है उस बेंड का रीजन है एटमॉस्फेयर। और चैप्टर हम कर रहे हैं कि ये जो बेंडिंग होती है मींस अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये फिनोमेना क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है ना कि व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। तो वही सेम चीज यहाँ पर हुई है, वहां ग्लास स्लैब होती थी, यहाँ एटमॉस्फेयर ने एक ग्लास स्लैब जैसा बिहेव किया। समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप यू आर गेटिंग टू मी। चलिए, ये स्टार था, लाइट आना स्टार्ट हुई वैक्यूम से, धीरे धीरे रेयर से डेंसर में एंटर करती गई और बेंड होती गई, करते करते इतना बेंड हो गई कि इतनी ज्यादा बेंड हो गई। अब पर्सन की आंखों में तो लाइट आ चुकी है, स्टार की लाइट पर्सन की आंखों में आ चुकी है। यहां पर हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है बेटा, अगर तुम्हारी आईज में कहीं से भी किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट आती है, मतलब अगर तुम्हारी आईज किसी ऑब्जेक्ट की लाइट को रिसीव करती हैं, तो डेफिनेटली हमारी आईज उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी बनाएंगी। ये ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं लाइन को ध्यान से सुनो। अगर हमारी आईज किसी ऑब्जेक्ट की
लाइट को रिसीव करती है तो हमारी आईज, हमारा ब्रेन उस लाइट की इमेज जरूर बनाता है। जिस भी ऑब्जेक्ट की वो लाइट होती है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज, उस लाइट की इमेज हमारा ब्रेन जरूर बनाएगा। बट एक प्रॉब्लम है, क्या? हमारी जो आईज देखती हैं वो स्ट्रेट देखती हैं, ऐसे घूमकर नहीं देख सकती। अगर घूमना है तो मेरे को पूरा मुंह घुमाना पड़ेगा, ठीक है, या आईज को ऐसे टर्न करना पड़ेगा। तो दैट मींस जब भी मेरी विजन होगी, जो भी मेरी देखने की नजर होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ध्यान से देखना इस चीज को, कि मैं ऐसे देखूं और मुझे पता चल जाए कि अब बीच में कोई पार्टीशन है, बीच में कोई पार्टीशन है, और ऐसे मैंने आगे की तरफ देखा, फिर ऐसे अपनी नजरों को घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, इस पार्टीशन के पीछे कौन खड़ा है मेरे को पता चल जाए। नहीं, मैं अपनी नजरों को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर जिगजैग मोशन में थोड़ी ना चला सकता हूं। मैं तो अपने सामने जो मेरे है मैं वो देख सकता हूं। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट से लाइट तुम्हारी आंखों में आई है, अब हमारी आईज, हमारा ब्रेन उस ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनाकर ही रहेगा, लेकिन बट वो इमेज को ऐसे मोड़ तोड़ कर नहीं बनाएगा कि ऐसे इधर घुमाएगा अपनी आंखों को, फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे घूमेगी। नहीं, उसने इमेज अपनी आंख के बिल्कुल सामने बनानी है। ये वाली लाइट के बिल्कुल स्ट्रेट स्केल रख के तुम लाइन लगा सकते हो। जो सी लास्ट रे उसको रिसीव हुई है, वो वाली रे को ओवर एक्सटेंड करते चले जाओ, बैक एक्सटेंड कर दो यहां पर। अब ये स्टार की इमेज बनेगी यहां पर। दिस इज द एक्चुअल इमेज, और सॉरी, दिस इज द एक्चुअल स्टार, दिस इज द वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी। एक्चुअल में तो स्टार बेटा यहां पर है, तुम्हें यहां नजर आया, क्यों? क्योंकि हमारी आंखें ऐसे मोड़कर नहीं देख सकती, हमारी आंखें तो सीधा देखेंगी। जब भी देखेंगी वो सीधा ही देखेंगी। इमेज जब भी बनाएंगी अपने बिल्कुल आंखों के सामने बनाएंगी, स्ट्रेट बनाएंगी। तो और कब बनाएंगी इमेज? अगर उनकी आईज में लाइट रिसीव होगी तो स्टार की लाइट तो आंखों में आ चुकी है, लेकिन स्टार हमारी आंखों के सामने नहीं है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने अपने आप उसकी इमेज बन जाएगी। गॉट दिस पॉइंट? ओके, तो बेटा तुम देख सकते हो दो क्वेश्चंस का आंसर ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन दे सकता है। कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है? ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो तुम्हें दिख रहा होगा, इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि इस वाले स्टार की पोजीशन थोड़ी सी नीचे है, एक्चुअल की जो नीचे है, एपरेंट पोजीशन जो है, वर्चुअल पोजीशन को एपरेंट पोजीशन भी बोलते हैं। एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार वो थोड़ी सी हायर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार सीम्स हायर देन द एक्चुअल आर, या ये भी लिख सकते थे एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार आर हायर। तो एपरेंट पोजीशन जो होती है स्टार्स की वो हायर होती हैं एक्चुअल से। पॉइंट इज क्लियर? डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है, बहुत अच्छे से तुम क्लियर कर सकते हो डायग्राम से। अब एक पॉइंट और आता है इसमें, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कि हमारे स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, चमकते क्यों हैं? तो हमारा ट्विंकलिंग का मतलब है तुम इस वाली पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकते। ये पोजीशन थोड़ा थोड़ा कभी इधर हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी। मतलब कहने का क्या है, ये वाली जो पोजीशन है ये फिक्स नहीं है। क्यों? जैसा मैंने तुम्हें समझाया कि ये वाली जो तुमने लाइन लगानी है, जिसको तुमने स्ट्रेट, जो तुम्हारी आंखों में लाइट आई है उसी लाइन को तुम स्ट्रेट पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे, तो वो वाली जो लाइन है, ये वाली जो लास्ट लाइन है इस लेयर के अंदर जो रिफ्रैक्शन हुआ है, ये वाला रिफ्रैक्शन कभी ज्यादा बेंड होता है, कभी कम बेंड होता है, कभी ज्यादा बेंड होता है, कभी कम बेंड होता है। क्यों? आंसर है, मैंने तुम्हें समझाया था कि जो लास्ट या ये लगा लो कि जो हमारी लेयर है जो अर्थ के कांटेक्ट में है, उसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है, फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। अगर बेटा डेंसिटी फ्रीक्वेंटली चेंज होगी तो ये वाली जो लाइट है टुवर्ड्स द नॉर्मल कभी ज्यादा मुड़ जाएगी और कभी कम मुड़ेगी। अगर ज्यादा मुड़ेगी तो इसके ऊपर ये देखो, ये थोड़ी सी चेंज होएगी ना, इसका टिप देखना कितना चेंज होगा। नीचे से तो मैं मूवमेंट थोड़ी सी करूंगा, लेकिन ऊपर वाली मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी। देखो मैंने इसको, ये टिप है, मैंने इसको हल्का सा चेंज किया, वो टिप कहां पहुंच गया देखना। मैंने इसको हल्का सा इधर किया, वो टिप कहां पहुंच गया। मतलब नीचे से तो चेंजेस बहुत स्लाइट हो रहे हैं, लेकिन ऊपर टिप में चेंजेस काफी आ रहे हैं। क्यों? जितना ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ऊपर वाली चीज तो हिलने लग जाएगी बहुत। ध्यान से देखना, अगर मैं इस पेन को भी मूव करता हूं, नीचे से बहुत कम मूवमेंट हो रही है, ऊपर टिप ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है। क्यों? जितने और इससे ऊपर हाइट कर दूंगा और ज्यादा मूवमेंट होगी। समझ रहे हो बात को? तो दैट मींस अगर नीचे स्लाइट सा भी चेंज आ गया डेंसिटी के अंदर, और इसके एंगल में थोड़ा सा भी चेंज आ गया, मतलब बेंडिंग ज्यादा या कम हो गई थोड़ी सी भी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो यहां पर तुम्हें चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा लगेगा, और ये वाली तो जो लेयर है ये तो मानती नहीं है, बिल्कुल गंदी सी लेयर है तुम्हारी तरह,
बिल्कुल नहीं मानती। क्या नहीं मानती? कि अपनी एक डेंसिटी पर अटल नहीं रहती है, एक डेंसिटी को बनाए नहीं रखती, बार बार अपनी डेंसिटी को चेंज करती है। तो अगर ये बार बार डेंसिटी चेंज करती है तो इस एंगल में बार बार चेंज आएगा, तो ये वाली पोजीशन थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे इस पोजीशन में, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर स्टार्ट ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, तो ये एक इल्यूजन होता है, आईज का इल्यूजन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा होता है, ये जस्ट इल्यूजन होता है। किसका इल्यूजन होता है? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। एक्चुअल में तो स्टार वहीं पर है जहां पर है, ना तो वो ट्विंकल करता है ना ही वो अपनी पोजीशंस को चेंज करता है। ये जस्ट एक एपरेंट पोजीशन होती है, वर्चुअल होती है। पॉइंट इज क्लियर टू यू? कैसे बना, क्यों बना, उसके लिए आंसर है दैट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों के आंसर्स, ये तो नोट्स तुम्हें मिल रहे हैं, मिल जाएंगे, तो इसमें तुम लर्न कर सकते हो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड दैट इज द what is the principle है atmospheric refraction and star seem higher than they actual are. okay, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की बात आती है। लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि तुमने ये डायग्राम अच्छे से बना लिया होगा। मैं इस चीज की गारंटी नहीं लेता नोट्स में डायग्राम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये डायग्राम बेटा बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लो, बहुत बढ़िया डायग्राम बना लेना, इसके नंबर जरूर मिलेंगे तुम्हें, वेटेज मिलेगा। ठीक है, किसी को नहीं क्लियर हो रहा तो मैं थोड़ा जूम करके तुम्हें इसको क्लियर कर देता हूं। चलिएगा, अब करते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। यस नाउ स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले ये देख लो। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। सनराइज जल्दी हो जाता है और सनसेट थोड़ा डिले हो जाता है। व्हाट डज इट मीन? इसको जहां पर हम देखते हैं ये अर्थ है, अगेन से मैंने यहां पर एक एटमॉस्फेयर लिया हुआ है, एज यू कैन सी एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। ठीक है, दिस इज द एटमॉस्फेयर। अब मैंने 4 लेयर नहीं बनाई, 4 लेयर्स नहीं ड्रॉ करी, क्योंकि अंडरस्टूड है कि 4 लेयर्स होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, तो मैं अब इतनी ज्यादा लेयर्स नहीं बनाई। फर्स्ट डायग्राम मैंने तुम्हें पूरा इलस्ट्रेट करके दिखा दिया है। ठीक है, अब ये डायग्राम कुछ समझना होगा। तो दैट इज द अर्थ, दिस इज द एटमॉस्फेयर, ये सन है, दैट इज द हॉरिजन पॉइंट, दिस इज द हॉरिजन, ये हॉरिजन लाइन है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब इस हॉरिजन से जब ऊपर आएगा सन तभी तो हमें दिखेगा, जब तक वो हमारी नजरों से नीचे रहेगा तब हम नहीं देख पाएंगे उस सन को। तो ये सन है अभी हॉरिजन पॉइंट से, हॉरिजन लाइन से नीचे की साइड है, तो यहाँ से ये लाइट आ रही है, एटमॉस्फेयर को हिट कर रही है। ठीक है, मान लो ये इंडिया का पार्ट है, तो यहाँ पर या कोई भी पार्ट है, हम खड़े हुए हैं या कोई पर्सन खड़ा हुआ है, और ये लाइट आ रही है और इस एटमॉस्फेयर को हिट कर रही है। बेसिकली इस लाइट को ऐसे स्ट्रेट जाना था, बट नहीं जा सकती स्ट्रेट, इसमें बेंड आएगा ही आएगा। अब वो बेंड क्यों आएगा उसका रीजन अब मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि कर चुका हूं, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण लाइट स्ट्रेट नहीं जा सकती, लाइट के अंदर थोड़ा सा बेंड आ जाएगा। अब वो बेंड आने के कारण से क्या होगा कि वो लाइट हमारी आंखों में आ जाएगी। ध्यान से देख रहे हो, अगर ये ऐसे स्ट्रेट चली जाती है तब तो ये हमारे सिर के ऊपर से चली जाती है। ठीक है, ऐसे लाइट आती है और ऐसे सिर के ऊपर से निकल जाती है, लेकिन वो लाइट स्ट्रेट नहीं जा पाई, वो लाइट मुड़कर मेरी आंखों में आ गई। अगर लाइट आंखों में आती है तो हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारा माइंड उस चीज की इमेज बनाता है, और लेकिन वो इमेज कैसे बनाता है? हमारी आईज ऐसे नीचे टर्न नहीं कर सकती, वो ऐसे घुमाकर इमेज नहीं बनाएंगे, वो तो अपने आगे सामने इमेज बना देंगे, तो उनको सन यहीं पर नजर आना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल में अभी सन राइज हुआ नहीं है, सन अभी हॉरिजन पॉइंट से, हॉरिजन लाइन से नीचे है, लेकिन तुम्हें उसकी वर्चुअल इमेज दिखनी स्टार्ट हो चुकी है, और ये वर्चुअल इमेज दिखनी 2 मिनट पहले ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब सन एक्चुअल में हॉरिजन लाइन से जब ऊपर आता है तो उसे 2 मिनट ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन तुम्हें वो 2 मिनट पहले ही नजर आ जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि सनराइज हो चुका है 2 मिनट्स बिफोर, तो दैट इज कॉल्ड द एडवांस सनराइज। तो इसका मतलब है सन एक्चुअल में अभी तक नीचे है, लेकिन तुम्हें ऑलरेडी एडवांस में 2 मिनट एडवांस तुम्हें वो क्या हो गया है, दिखना स्टार्ट हो चुका है। क्यों? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी लाइट ऐसे स्ट्रेट जानी थी, स्ट्रेट नहीं जा पाई, वो ऐसे एटमॉस्फेयर के कारण थोड़ा सा बेंड हो गई और हमारी आईज में आ गई। आईज में आ गई तो आईज ने बिल्कुल अपने सामने इमेज बना दी। अब ऐसा ही केस शाम के टाइम में भी होगा जब सनसेट हो रहा होगा।
सन एक्चुअल में सेट हो चुका होगा, सन एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आ चुका होगा, लेकिन तुम्हें 2 मिनट तक दिखता रहेगा ऊपर। क्यों? क्योंकि 2 मिनट दिखना पहले तो भी शुरू हो गया था, वही केस शाम को भी होगा एटमॉस्फेयर वाला। अब ये तो सब मैंने समझा दिया, ये तुम्हें समझ भी आ गया कि एटमॉस्फेयर के कारण सन तुम्हें 2 मिनट पहले दिख जाता है और सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखता रहता है। तो कहने का मतलब है 4 मिनट डेली इंक्रीज होते हैं, 4 मिनट हमारी लाइफ के डेली हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये 4 मिनट एक्स्ट्रा जो है इसमें तुम फिजिक्स पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है, समझ आ गया। तो फिजिक्स पढ़ेंगे आज से 4 मिनट ज्यादा डेली, ओके। तो अब इसका क्वेश्चन कई बार बोर्ड वाले चाहें तो घुमा फिरा कर दे सकते हैं, बट ऐसा क्यों? तो कैसे घुमा फिरा सकते हैं क्वेश्चन को? जब सन यहाँ पर होता है हमारे सिर के ऊपर, तब ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? तब हमें सन आगे पीछे इधर उधर कहीं नजर नहीं आता, बिल्कुल अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ही नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? तो रीजन है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के ऊपर आ रही होती है। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के ऊपर आएगी तो वहां पर कोई भी डेविएशन, कोई भी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। पता है हमको? अगर ये ग्लास लैब है, अगर ये ग्लास लैब है तो अगर ये नॉर्मल है, अगर लाइट इसी नॉर्मल पे आ जाए तो ऐसे निकल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा रीजन बुक्स में तुम्हें ये भी मिल सकता है पढ़ने को, एक्चुअल रीजन तो मैंने बता दिया। दूसरा रीजन बुक्स वाले क्या दे देते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये बहुत स्मॉल है, दैट इज अ शॉर्ट एरिया बट दिस इज अ वेरी लॉन्ग एरिया। जितना एरिया लॉन्ग हो जाएगा उतनी ही बेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये शॉर्ट एरिया है तो इसमें बेंडिंग कम होगी, इसमें ज्यादा होगी, बट नहीं, तुम्हें जो आंसर देना है इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो भी तुम देखोगे कि 2 टाइप के कौन से क्वेश्चन है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं लेट्स सी, देखते हैं। तो अभी एडवांस सनसेट, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट तुम करने जा रहे हो, तो इसको समझ लो पहले कि ये क्या है। ये हमने समझ लिया कि हॉरिजॉन से नीचे होगा सर, हमें 2 मिनट पहले नजर आ जाएगा, हॉरिजॉन के नीचे आ चुका होगा 2 मिनट तक नजर आता रहेगा, तो 4 मिनट हमारे बढ़ जाएंगे। क्यों? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। जब वो सिर पे आ जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सिर पे आने से ऐसा कुछ? क्योंकि वहां पर कभी भी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो लाइट है वो नॉर्मल पे आ रही होती है, नॉर्मल पे आ रही होती है तो वो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं होता उस टाइम। चलिए, आज का यही था बेटा काम। क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे नोट्स में, ठीक है, वो तुम लर्न करोगे, लिखोगे। बट थोड़ा सा ना लर्निंग पार्ट इसमें स्ट्रॉन्ग रखना। ये समझ लिया तो खुद से तुम 5-6 लाइनें ऐड कर देना, बना लेना, कहानी बना लेना, क्योंकि तुमने सारा समझ तो लिया ही है। ये पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, तो ये क्वेश्चन आना है इसलिए ऑल द बेस्ट। चलिए बाकी कल करते हैं, टेक केयर बेटा।